पिछले क्लास में हम लोग आइसोमरिज्म पढ़ रहे थे और चेन आइसोमरिज्म तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। चेन आइसोमरिज्म के बाद आता है पोजीशन आइसोमरिज्म। तो हम लोग आइए पोजीशन आइसोमरिज्म माने स्थान समावयवता को समझते हैं। क्या है स्थान समावयवता? कहता है कि देखिए पहले पोजीशन को हम स्टडी करते हैं। सपोज अगर कोई भी एक्सिस है, जैसे ये एक्स एक्सिस, ये आपका हो गया जेड एक्सिस और ये आपका हो गया वाई एक्सिस। तो ऐसा नहीं कि अगर हमारा कोई एक कंपाउंड एक्सिस ए पर है और कोई कंपाउंड एक्सिस बी पर है तो उनके बीच में हम कंपैरिजन कर लें। नहीं, ऐसा संभव नहीं हो सकता है। पोजीशन आइसोमरिज्म जब मान लीजिए सपोज अगर हम करते हैं यहां से 3 मीटर और यहां से 2 मीटर, ठीक, और यहां से आपका 5 मीटर और यहां से 4 मीटर, तो तुलनात्मक स्टडी इसमें और इसमें हो सकता है, इसमें हो सकता है। ये नहीं कि इसमें हम करेंगे आइसोमरिज्म का तुलना। तो बस यही चीज यहां पर हम लोग करने वाले हैं। पहले हम डिफिनेशन की बात कर लेते हैं। हिंदी में हमने कहा था स्थान समावयवता, अंग्रेजी का इसका दोज आइसोमर इन विच द पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप माने क्रियाशील मूलक और साइड चेन, जो बगल वाला चेन बनता है पार्श्व श्रृंखला, वो साइड चेन, और मल्टीपल बॉन्ड माने डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वेरी ऑन द सिमिलर आइडेंटिकल पेरेंट चेन। पेरेंट चेन में कि कार्बन की संख्या नहीं बदलना चाहिए। याद रखिएगा, अगर पेरेंट चेन में अगर कार्बन की संख्या बदल जाएगा तो वो चेन आइसोमरिज्म हो जाएगा। लेकिन पोजीशन में कहता है कि सिमिलर आइडेंटिकल पेरेंट चेन माने पेरेंट चेन में कार्बन की संख्या नहीं बदलना चाहिए। और रिलेटेड एज पोजीशन आइसोमरिज्म, जिसको क्या कहेंगे? पोजीशन आइसोमरिज्म कहेंगे। बट फंक्शनल ग्रुप आर सेम, अगर इसमें फंक्शनल ग्रुप जो रहेगा दोनों में सेम रहेगा, फंक्शनल ग्रुप नहीं बदलेगा। क्योंकि अगर फंक्शनल ग्रुप बदल जाएगा बाबू तो फंक्शनल आइसोमरिज्म हो जाएगा, ना वो चेन रहेगा ना वो पोजीशन रहेगा, वो फंक्शनल हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि फंक्शनल ग्रुप हमेशा क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। हिंदी में क्या कह सकते हैं? तो क्रियाशील समूह या मल्टीपल बॉन्ड। क्रियाशील समूह सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड C डबल OH, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, कुछ भी हो सकता है। मल्टीपल बॉन्ड में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के स्थान में भिन्नता के कारण उत्पन्न होने वाली समावयवता को स्थान समावयवता कहते हैं। लेकिन क्रियाशील समूह क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए, सेम टू सेम हिंदी। चलिए अब आते हैं बाबू C3H8O एग्जाम्पल कर रहे हैं हम लोग। चलिए बनाते हैं। तो C3H8O है, इसको से दुगुना से 2 अधिक है, 3 दूनी 6 दूनी 8 माने एल्केन समूह में है। लेकिन एल्केन समूह में को ऑक्सीजन आ गया। अब एल्केन समूह में ऑक्सीजन आ गया तो कैसे बनाएंगे? तो हम लोग को याद होना चाहिए कि एल्केन समूह में अगर सिर्फ एक ऑक्सीजन है तो जब भी बनेगा तो एल्कोहल ग्रुप में ही जाएगा। चलिए एल्कोहल बना देते हैं। तो CH3 CH2 CH3 सिंगल बॉन्ड OH। देखिए 3 कार्बन, 3 2 5 2 7 1 8 गो हाइड्रोजन, 1 गो ऑक्सीजन, मैंने मेरा बात बना हुआ है। हम जानते हैं कि नंबरिंग वहीं से करेंगे जहां से हमारा फंक्शनल ग्रुप होगा। तो 1 2 3 कर दिए। इसका नाम क्या है? तो एक पर आपका है ये प्रोपेनॉल, तो 1 प्रोपेनॉल। इसी को लोग कहते हैं नॉर्मल प्रोपाइल एल्कोहल भी कह सकते हैं। दूसरा क्या बनाए बाबू? तो OH को हम यहां जोड़ सकते हैं, क्योंकि हम कह चुके हैं कि कार्बन का संख्या बदलना नहीं चाहिए। देखिए इसमें भी 1 2 3 है कार्बन, तो हमने क्या किया? क्रियाशील मूलक का पोजीशन बदल दिया। यहां पर 1 पर था, यहां पर कितना बार कर दिए? 2 पर, 2 प्रोपेनॉल बना दिए इसको। अर्थात ये दोनों दूसरे का क्या हो गया? पोजीशन आइसोमरिज्म हो गया। और एग्जांपल ये हैं जैसे ब्यूटीन C4H8। C4H8 क्या कहते हैं? ब्यूटीन। देखिए बाबू ब्यूटीन बनाएंगे 4 कार्बन, 1 2 3 4 दूनी 8 मैंने CnH2n है, मैंने यहाँ पर डबल बॉन्ड, देखिएगा पर डबल बॉन्ड कर दिए। सिंपल है और हम जानते हैं कि इसमें नंबरिंग डबल बॉन्ड के अनुसार होता है। तो एक पर डबल बॉन्ड है तो एक पर डबल बॉन्ड, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 ब्यूटीन। इसमें भी 4 कार्बन है। अब हम डबल बॉन्ड के पोजीशन को 1 से बढ़ाकर 2 पर कर देते हैं। देखिए 1 से बढ़ा कहाँ कर दिए? 2 पर। इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 ब्यूटीन।
बोलेगा सर इसको यहाँ पर कर दीजिए, तब फिर तो बच्चे सेम हो जाएगा, 1A ब्यूटेन हो जाएगा, इधर से नंबरिंग हो जाएगा, तब मैंने इसका 2 ही बन सकता है। इसमें भी 4 है कार्बन, इसमें भी 4 ही कार्बन है। मैंने क्या हुआ, इसमें मल्टीपल बॉन्ड चेंज होने के कारण इसमें आ गया आइसोमरिज्म। कैसा आइसोमरिज्म है? पोजीशन आइसोमरिज्म, क्योंकि कार्बन की संख्या क्या है, सेम है, सिर्फ मल्टीपल बॉन्ड का पोजीशन बदल गया। और एक एग्जांपल C6H14, C6H14, 6 गो, 1 2 3 4 5 6 कार्बन देखिए बना दिए, 2 मिथाइल पेंटेन। अब ई वाला तो हम यहां ला सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम बोल चुके हैं पहले साइड चेन में भी प्रॉब्लम होता है। अगर साइड चेन का पोजीशन बदल जाएगा तभी वो पोजीशन आइसोमरिज्म होगा। तो यहाँ पर 2 पर है, इसको हम यहाँ पर कर देंगे तो कितना पर हो जाएगा, 3 पर हो जाएगा। लेकिन कार्बन की संख्या 1 2 3 4 5, इसमें भी 1 2 3 4 5, मैंने पेरेंट चेन में इसमें भी 5 करना, यहाँ पर क्या गो, 5 कार्बन है। तो इसमें कैसे हुआ, तो सिर्फ इसका जो साइड चेन है जो मिथाइल, उसका पोजीशन बदल गया, लेकिन कार्बन की संख्या बदला नहीं। तो कार्बन की संख्या नहीं बदला लेकिन साइड चेन बदल गया, इसलिए क्या हो गया, ये पोजीशन आइसोमरिज्म हो गया। अब क्वेश्चन है, हाउ मेनी पोजीशन आइसोमरिज्म ऑफ डाई मिथाइल हेक्सेन। डाई मतलब 2, मिथाइल माने 6 कार्बन वाला चेन में 2 गो मिथाइल लगा देना है, उससे कै गो आइसोमरिज्म पॉसिबल हो सकता है। देखिए डाई मिथाइल हेक्सेन कर दिए। अब याद कीजिए हम लोग पढ़े थे ऑर्थो, मेटा और पारा, ऑर्थो, मेटा और पारा। हमने जब कहा था कि यहाँ पर और यहाँ पर अगर रहेगा, इस पोजीशन पर और इस पोजीशन पर, दोनों पर अगर सब्स्टिट्यूएंट रहेगा तो वो ऑर्थो होगा, पहला पर और अगर तीसरा पर सब्स्टिट्यूएंट रहेगा तो मेटा होगा वो, और पहला और चौथा पर होगा तो वो पारा कहलाएगा। तो देखिए तो यही ना आपका डाई मिथाइल हेक्सेन, तो इससे 3 गो बन जाएगा, एगो ऑर्थो, एगो मेटा, एगो पारा। देखिए ऑर्थो बना दिए, यहाँ से एगो मेटा में ले आए, यहाँ से कहाँ कर दिए, पारा पर। ये क्या है, तो ऑर्थो, डाई मतलब 2 गो, डाई मिथाइल हेक्सेन। यहाँ आ गया तो मेटा, मेटा मतलब M, डाई मिथाइल हेक्सेन, और यहाँ पर हो गया तो पारा मिथाइल हेक्सेन। चलिए वो हो गया खत्म। अब आते हैं हम लोग फंक्शनल आइसोमरिज्म पर। किस पर है बाबू, फंक्शनल आइसोमरिज्म, क्रियाशील समावयवता। हिंदी में क्या कहेंगे, क्रियाशील समावयवता। सिंपल इसका डेफिनेशन है, इसमें क्रियाशील समूह चेंज हो जाएगा। जैसे वो एल्कोहल हो तो एक ईथर आ सकता है, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड हो तो यानी कीटोन आ सकता है। क्रियाशील समूह चेंज होना चाहिए। Those isomer which have different functional group in them are related as functional isomer। कहता है अगर फंक्शनल ग्रुप बदल जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, फंक्शनल आइसोमरिज्म कहलाएगा। हिंदी में जब 2 या अधिक यौगिकों के अणुसूत्र एक ही हो किंतु उनमें उपस्थित क्रियाशील समूह भिन्न भिन्न हो तो इस घटना को क्या कहेंगे, क्रियाशील समावयवता। जैसे एग्जाम्पल ले रहे हैं हम एल्कोहल और ईथर पर, इस पर ले रहे हैं एल्कोहल और ईथर पर। देखिए एग्जाम्पल पहले भी कर चुके हैं, C2H6O को हम लोग क्या बनेगा, एगो एथिल एल्कोहल बनेगा, एगो डाइमेथिल ईथर। सबसे पहला एग्जाम्पल ले लिए थे हम लोग, देखिए बना दिए CH3CH2H और CH3O CH3। एगो एग्जाम्पल ले रहे हैं अल्डिहाइड और कीटोन पर हम लोग, अल्डिहाइड किस पर ले रहे हैं, कीटोन पर, C3H6O है इसका फॉर्मूला। देखिए C1 2 3। अब अल्डिहाइड और कीटोन, अल्डिहाइड का मतलब सिंगल बॉन्ड CHO और कीटोन का मतलब सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, ई कीटोन है, ई है कीटोन यहाँ पर, और ये अल्डिहाइड है। मतलब दोनों कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, दोनों का क्या है, कार्बन है दोनों में। तो एक कार्बन तो इसी में हो गया, मान के 2 गो बचल है, लेकिन यहाँ 3 कार्बन है, ये है, और एक कार्बन हमारा फंक्शनल ग्रुप में है, तो बाकी 2 गो ना बच रहा था, 2 बच रहा था बाकी। देखिए 2 कार्बन ले लिए, 1 2 3 कार्बन वाला बना दिए, कौन बन गया, प्रोपेनल है ये। अब यहाँ पर हम जोड़ दिए क्या बीच में, कीटोन ले आए, तो CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, ये बन गया प्रोपेनोन। ऐसे लिए हमने कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर का लिए, कार्बोक्सिलिक एसिड किसका ले लिए, एस्टर का, C2H4O2 का एग्जाम्पल लिए। C2 2 कार्बन, तो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड है कि सिंगल बॉन्ड C डबल OH, और एस्टर होता है सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OR। तो R यहाँ पर हम H जोड़ सकते हैं या CH3 जोड़ सकते हैं, कुछ भी जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर हम R जोड़ के चल रहे हैं, H जोड़ के चल रहे हैं यहाँ पर, ठीक। तो कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर दोनों कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड,
कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, मैंने कार्बन पहले ही से मौजूद है, इसलिए यहाँ 2 कार्बन है, तो एक कार्बन तो इसका फंक्शनल ग्रुप में है, तो बचा एक ही को ना। देखिए एगो ले लिए कार्बन CH3 COOH, बन गया इथेनोइक एसिड। और यहाँ था, हम जानते हैं कि एस्टर होता है सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड OR, COOR होता है। तो आर पर हम कुछ H जोड़ दिए, और COO है तो एगो ऊपर ले, एक ओ ई पट ले लिए, तो बचा एक ही कार्बन है, एक कार्बन तो यहाँ ये है, तो एक कार्बन CH3 ले लिए, क्या बन गया मिथाइल मेथेनोएट। इसका होता है अल्काइल अल्केनोएट, इसका आयुर्वेद का नाम होता है अल्काइल अल्केनोएट, इसलिए क्या बने एक कार्बन कहते हैं मिथाइल, और यहाँ भी एक कार्बन रहता है मेथेनोएट कर दिए। और भी एग्जांपल ले रहे हैं हम, साइनाइड और आइसोसाइनाइड, साइनाइड और आइसोसाइनाइड CH3NC, जब CN रहता है तो साइनाइड और NC होगा तो आइसोसाइनाइड होता है, बस यही दोनों में अंतर है। CN रहेगा तो साइनाइड और NC हो जाएगा तो आइसोसाइनाइड कहलाता है। अब क्या कारण, एक एक कारण वाला है ये है, तो वही रख दिए CH3 रख दिए, एगो में CN कर दिए, एगो में NC कर दिए। CN था तो CH3 को कहते हैं मिथाइल और CN को साइनाइड, CH3 को मिथाइल और NC को आइसोसाइनाइड। देखिए बदल गया दोनों, कोई दिक्कत। अब चलिए हम लोग ये चीज हम अगर याद कर लें तो बड़ा काम का चीज होगा बाबू। इसकी सहायता से हम ये बता सकते हैं कि अगर कोई हमारे पास कंपाउंड है, मानी फॉर्मूला से दिया हुआ था CH3NC, तो इस टेबल की सहायता से हम ये बता सकते हैं कि इसका कै गो आइसोमर बन सकता है। जैसे देखिए एक 3 को हम लोग कॉलम बनाए, जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दूसरा है DBE माने डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, ये क्या हुआ डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, ये पट एक कंपाउंड पॉसिबल, माने कौन कौन कंपाउंड बन सकता है। CnH2n+2 माने अल्केन हो गया। अब डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है बाबू DBE बराबर C+1 माइनस H+X, X माने हाइड्रोजन, माइनस N/2। अब गौर कीजिए, हम लोग निकालते हैं CnH2n+2 का कार्बन कैगो, तो कार्बन हम मान लिया कुछ भी लेकर चले, तो कार्बन की संख्या तो होना चाहिए ना। अगर हम अल्केन में DBE निकालेंगे तो 0 आ जाएगा, आगे निकाल के दिखाएंगे हम। इसको सिर्फ अल्केन बना सकते हैं। CnH2 अल्कीन है, अल्कीन में डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट आता है 1, इससे 2 गो बनेगा अल्कीन और साइक्लो अल्केन बनेगा। CnH2n-2 अल्काइन है, अल्काइन में डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट होता है 2 गो, कौन बनेगा अल्काइन बन सकता है, डाइइन वाला बन सकता है, साइक्लो अल्केन बनेगा, बाईसाइक्लो और स्पाइरो कंपाउंड इससे बन सकता है। CnH2n+2O, इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 0 है, अल्कोहल और ईथर बन सकता है। CnH2n+3+O है, इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 0 होगा, तो बनेगा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमाइंस बन सकता है। CnH2n+O है, इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 1 होगा, कार्बोनाइल कंपाउंड बन सकता है, एल्डिहाइड बन सकता है, कीटोन बन सकता है, अनसैचुरेटेड अल्कोहल और ईथर भी बन सकता है। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट हम आगे बताएंगे कैसे इसको निकाला जाता है। जैसे देखिए यहाँ क्वेश्चन है, हाउ मेनी आइसोमेरिक अल्कोहल आर पॉसिबल फ्रॉम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10O। कह रहा है कि कितना आइसोमेरिक अल्कोहल बना सकते हैं जब फॉर्मूला क्या रहेगा C4H10O रहेगा। चलिए हम बताए थे बाबू कि पहले फॉर्मूला पर गौर करना, जब भी निकाला रहे माइंड में फॉर्मूले पर गौर करके निकाल सकते हैं। C4H10 माने 4 दूनी 8, 8 से 2 अधिक माने अल्केन है ना, और अल्केन के साथ क्या है ये ऑक्सीजन है, तो हम बोले हैं कि जब भी अल्केन के साथ ऑक्सीजन होगा अगर उसको आइसोमरिज्म में हम ले जाएंगे तो हमेशा अल्कोहल वाला बनेगा, माने अल्कोहल बनेगा तो यहाँ से सिंगल बॉन्ड OH निकल जाएगा, माने एगो हाइड्रोजन हटा देंगे, जब 10 में से एगो हाइड्रोजन हटा दिए तो क्या बन गया C4H9 पर हमको काम करना है। समझिए हमको काम कितना पर करना है, C4H9 पर ही काम करना है। आइए याद बनाते हैं, C4H9OH। C4 वाला से हम लोग 4 को बना सकते हैं। पहला तो नॉर्मल ब्यूटाइल बना सकते हैं,
दूसरा से है सेकेंडरी ब्यूटाइल, माने दूसरा नंबर पर ला सकते हैं ऑक्सीजन अल्कोहल को। पीछे हम बनाए थे एग्जाम्पल में, तब फर्स्ट अल्कोहल रखेंगे तो नॉर्मल ब्यूटाइल, और इसको नीचे में ले आएंगे तो सेकेंडरी ब्यूटाइल, तीसरा बुलाएंगे तो टर्सरी ब्यूटाइल, या फिर वो आइसो ब्यूटाइल। हम लोग 4 भाग में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए यही है ना आपका नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल। देखिए बनाए नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल CH3 CH2 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 OH। सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल देखिए दूसरा नंबर पर ले आए सेकेंडरी पर, देखिए CH3 CH2 CH CH3 OH किस दिए नीचे कन्वर्ट कर दिए। आपका टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल 3 डिग्री पर, देखिए 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मूला क्या था कि वैसा कार्बन जो तीनों तरफ से कार्बन से घिरा हुआ होगा तब अल्कोहल जुटेगा। देखिए कार्बन है तीनों तरफ से, इसमें कार्बन लगा दिए तब अल्कोहल क्या हुआ, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल हो गया। अब है आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल, तो आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल देखिए इस प्रकार से, आइसो में क्या होता है वो H हट जाता है, ये दोनों जोड़ दिए इसका कर दिए ये। और भी है जैसे C3H7, ये आपको माइंड में याद रखना है, जब भी C4H9 आएगा, C4H9 जब भी रहेगा एग्जाम में आता है C4 माने जब 4 कार्बन वाला रहेगा, अगर खाली ऑप्शन में टिक मारना रहेगा तो हमेशा 4 गो उसका आइसोमेरिक स्ट्रक्चर बनेगा बाबू। अगर कार्बन की संख्या 3 गो रहेगा तो हमेशा कै गो आइसोमेरिक बनेगा, 2 गो बनेगा। अगर 5 कार्बन वाला रहेगा तो उसका 8 गो आइसोमेरिक स्ट्रक्चर बनेगा। एक बाद वाला तो देवे नहीं करता है, 3 गो तुम कंठस्थ कर लो कि अगर C3 वाला रहेगा तो 2 गो, एगो नॉर्मल प्रोपाइल एगो आइसो प्रोपाइल, ई याद कर लेगा तो सब पिछला याद नहीं करे पड़ेगा। C3H7 में 2 गो, एक नॉर्मल प्रोपाइल एक आइसो प्रोपाइल। C4H9 रहेगा तो नॉर्मल सेकेंडरी टर्सरी और आइसो, और C5H11 में कितना रहेगा, 8 गो आइसोमेरिक स्ट्रक्चर रहेगा। कहता हाउ मेनी 1 डिग्री अमाइन आर पॉसिबल फ्रॉम C5H12N। C5H12N हम बोले तो फॉर्मूला से निकालेंगे। C5 हो गया बाबू, कितना हो गया C5। हम क्या बोले थे आंसर कि C5 वाला में क्या होना चाहिए, 8 गो होना चाहिए। तो कुछ नहीं करना, सीधा आंसर लिखेंगे। हेलो 1 डिग्री अमाइन मैंने RNH2 तो RNH2 कर दिए, और हटाए तो C5H11 रह जाएगा। देखिए C5H11 और NH2 को ना अमाइन कहते हैं, इनमें से NH2 हटा दिए थे अमाइन, ठीक। मैंने C5H कितना बन जाएगा, 8 गो बन जाएगा। एकदम सीधे ट्रिक पर बैठाइए, कोई दिमाग मत लगाना है। हाउ मेनी आइसोमेरिक ईथर आर पॉसिबल फ्रॉम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12O। फॉर्मूला पर C5 हो गया बाबू। अब हम सभी जानते हैं C5H12O है। अच्छा ईथर में कह रहा है ना, ईथर में कह रहा है तो ईथर का फॉर्मूला क्या होता है, R सिंगल बॉन्ड O और इन होता है CnH2n +1 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CnH2n +1, ये ईथर का फॉर्मूला है। मैंने इसमें थोड़ा सा हमको सोचना पड़ेगा, वो दिमाग लगाना पड़ेगा। कैसे, तो हमको 5 कार्बन को बांटना है और दोनों पट्टी हमको बांटना है। तो देखिए तो 5 में तो एक कंडीशन ये हो सकता है कि ये पट्टी 4 कार्बन रख सकते हैं, ये पट्टी 1 कार्बन रख सकते हैं, और दूसरा कंडीशन ही ना होगा कि पट्टी 3 कार्बन रखेंगे, पट्टी 2 कार्बन रखेंगे। कोई डाउट? चलिए आते हैं तो पहला केस में अगर हम 4 कार्बन ई पट्टी रखेंगे तो C4H9, 4 कार्बन पटेंगे तो C4H9 सिंगल बॉन्ड O, आई पट्टी 1 कार्बन तो CH3, कोई दिक्कत? तो C4H9 हम पहले ही पढ़े थे कि 1 कार्बन वाला का तो कभी बनेगा नहीं आइसोमरिज्म। अब ये 4 कार्बन वाला का तो पहले तुरंत पढ़े थे कि जब भी C4 आएगा तो 4 कार्बन वाला से 4 गो बनता है, नॉर्मल सेकेंडरी टर्सरी और आइसो बनता है ना। देखिए तो 4 वाला से कितना बता दिए, 4। और सेकंड केस में यहाँ 3 है ना तो C3H7 सिंगल बॉन्ड O C2H5। हम बोले थे कि 2 कार्बन से भी कभी भी आइसोमेरिक स्ट्रक्चर नहीं बनता है, 2 कार्बन से भी आइसोमेरिक स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। तो बचा ही पटी ना C3H7। अभी थोड़ा देर पहले हम लोग पीछे पढ़े हैं कि जब भी C3 होगा, देखिए पीछे पढ़ाए अभी
जब भी C3 होगा तो कैगो आइसोमेरिक बनेगा, दुएगो, एगो नॉर्मल एगो आइसो, नॉर्मल और आइसो। तो C3 से कैगो, दूगो, C4 से 4 गो, C3 से 2 गो, ई वाला में 4 गो, ई वाला में 2 गो, टोटल कितना हो जाएगा, पहला से 4, दूसरा से 2, 4 2 6, है ना लॉलीपॉप, एकदम लॉलीपॉप है। अगला है हाउ मेनी आइसोमेरिक पॉसिबल फ्रॉम C4H8, C4H8 है बाबू। चलिए C4H8 से देख लेते हैं। C4H8 माने CnH2n फॉर्मूला है ना, देखिए 4 दूनी 8, दुगने पढ़ना है CnH2n। देखिए DBE डबल बॉन्ड वाला हम दिखा दे रहे हैं कैसे निकालते हैं हम लोग, ठीक। देखिए तो क्या कार्बन है, 4 कार्बन। तब फॉर्मूला हम अभी तुरंत पीछे लिखवाए थे आप लोगों को, इसका C+1 डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का फॉर्मूला था C+1, C+1 तो C 4 है तो 4+1 माइनस H+X, H मैंने हाइड्रोजन, क्या गो हाइड्रोजन 8 गो तो 8 दे दिए, प्लस X मैंने हाइड्रोजन, एक को हाइड्रोजन तो 0, माइनस N भी कुछ ना तो 0 बटा 2 तो बटा 2, 4 दूनी 8 तो 4, 4 में 0 जोड़ेंगे घटाएंगे तो कोई अंतर होगा नहीं, और 4 और 1 5, 5 में से 4 गया 1, DEB बराबर कितना हो गया, 1 बन गया। मैंने डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बराबर 1 कैसे लाए वो बता दिए। अब हमको CnH2n से कैसे बनाएंगे, तो हम जानते हैं कि CnH2n से 2 चीज बन सकता है, एगो अल्कीन बनेगा, एगो साइक्लो अल्केन बन सकता है, यही ना। अब अल्केन में है तो हम सभी जानते हैं बाबू कि जब भी अल्कीन में आ जाएंगे तो अल्कीन में 3 को बनता है, कैसे, कहे कि यहाँ मल्टीपल बॉन्ड आ जाता है ना, तो मल्टीपल बॉन्ड से वो घट जाता है। और साइक्लो अल्केन तो 4 कार्बन वाला, तो एगो तो ई बन जाएगा साइक्लोब्यूटेन, और एगो ई बनेगा, त्रिभुज में मिथाइल जोड़ देते हैं तो मिथाइल पहले हो जाएगा, मिथाइल साइक्लोप्रोपेन को बन जाएगा, माने ई पट्टी 2 गो और ई पट्टी 3 गो, टोटल क्या गो हो गया 5 गो बन गया। बाकी अब अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मेटामरिज्म और टॉटोमरिज्म, बाकी अगले क्लास में।